नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 22 फरवरी 2025 का इंडिया का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये जो अपना डेली का करंट अफेयर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगभग पिछले 6 महीनों से मेरी आपको रेगुलर डेली करंट अफेयर की क्लास मिल रही है, केवल संडे को छोड़ के। मैं आपको प्रतिदिन एक ही चीज़ बोलता हूँ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, बस इस क्लास को आप अच्छे से कवर कर लेना, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस क्लास के अंत में मैं आपको बता दूंगा, पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, जो एग्जाम टाइम में आपको रिविजन करने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एशिया आर्थिक वार्ता 2025, देखिए जो इस बार की एशिया आर्थिक वार्ता हो रही है उसका ये 9वां संस्करण है। इससे पहले 8 बार ये हो चुकी है और ये 9वां संस्करण है। किस शहर में आयोजित हो रही है? तो ये पुणे के अंदर आयोजित होगी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। इसको कौन आयोजित करवा रहा है इस बार? विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा संयुक्त रूप से एशिया आर्थिक वार्ता, जिसको शॉर्ट में एईडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एईडी, एशिया इकोनॉमिक्स, और इसको क्या बोलते हैं? डीको, डिस्कशन। तो ये है एशिया आर्थिक वार्ता 2025 और ये पुणे के अंदर शुरू हो रही है। ठीक है, इसका 9वां संस्करण है ये। इसका विषय क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस वार्ता का विषय क्या है? प्रति ईयर ये होती है, 9वां संस्करण है, तो इसका विषय कई बार एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछा गया है और इसका विषय थोड़ा डिफिकल्ट होता है बोलने में। इस बार का है इकोनॉमिक्स, रेसिलियंस एंड रेसुरगेंस इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन, इस बार का विषय है। अपने नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा, इसको 2-3 बार पढ़ लेना। एईडी जो है इस बार की, वो भू अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय की वार्षिक प्रमुख ट्रैक 1.5 की वार्ता है, जिसके अंदर विश्व की आर्थिक चुनौतियों और लचीलेपन को संबोधित किया जाएगा। एशिया आर्थिक वार्ता 2025 9वां संस्करण पुणे के अंदर आयोजित हो रहा है, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस मंत्रालय ने विशेष एनसीडी यानी गैर संचारित रोग स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया है? एक अभियान शुरू हुआ है, कौन सा? विशेष एनसीडी यानी गैर संचारित रोग पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मधुमेह, जिसको अपन शुगर बोलते हैं, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, उच्च रक्तचाप जिसको हाई बीपी अपन बोलते हैं, और 3 सामान्य कैंसर। सामान्य कैंसर में 3 कौन कौन सी? मौखिक कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और एक सर्वाइकल कैंसर हो गया। सर्वाइकल कैंसर को मैंने एक दिन आपको अच्छे से पढ़ाया था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से ये फैलता है, जिसको अपन गर्भाशयी गिरवा कैंसर के नाम से जानते हैं। इन तीनों कैंसरों 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए 100% स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने और गहरा इस पर विशेष विचार विमर्श करने के लिए गैर संचारी रोग पर यह अभियान शुरू हुआ है। मैं क्या कहना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट रोग है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उन रोगों की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करेगी, 100% स्क्रीनिंग करेगी। कौन कौन से रोग है? डायबिटीज हो गया, हाई बीपी हो गया, कैंसर हो गया। कैंसर के अंदर 3 कैंसर रखे गए हैं। मुंह में जो कैंसर होता है उसको रखा गया है, स्तन यानी ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, और गर्भाशयी गिरवा का कैंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एनपीएनसीडी पोर्टल के माध्यम से डोर टू डोर आउटरीच, आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति और वास्तविक समय में डेटा निगरानी रखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कौन कर रहा है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसको देखेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? कल मैंने आपको पढ़ाया था दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर शपथ किसने लिए? रेखा गुप्ता। मंत्रिमंडल के बारे में कल मैंने आपको बताया था किन किन्होंने शपथ लिए। अब दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ लिए? विजेंद्र गुप्ता। तो भाई गुप्ता है वही चलाएंगे इस बार दिल्ली को। एक तो रेखा गुप्ता है जो मुख्यमंत्री पद पर है, और दूसरे विजेंद्र गुप्ता है जो कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये कहां से है? इन्होंने चुनाव कहां से लड़ा था? रोहिणी विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। रोहिणी विधानसभा से भाजपा के नेता है विजेंद्र गुप्ता, और इन्होंने प्रदीप मित्तल को हराया था। आपको पता होना चाहिए 37,000 से ज्यादा वोटों से ये जीते थे प्रदीप मित्तल को हराकर। ठीक है, और अब दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने वही सब चीजें होती है, जब किसी को कोई पद दे देती है पार्टी तो वो क्या कहता है? धन्यवाद ज्ञापित करता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था दिल्ली के अंदर टोटल विधानसभा सीटें कितनी है? 70 है,
उसमें से बीजेपी ने कितनी जीती है, 48-48 जीती है, बीजेपी की सरकार बनी है। रेखा गुप्ता है वहाँ की मुख्यमंत्री बनी है, और विजेंद्र गुप्ता को क्या बनाया गया है, भाजपा की तरफ से हैं, रोहिणी विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़े हैं, 37,000 वोटों से इन्होंने प्रदीप मित्तल को हराया है, और अब इनको बनाया गया है विधानसभा का अध्यक्ष। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में दिल्ली अच्छा, ये तो वापस वही क्वेश्चन आ गया। चलो नेक्स्ट 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 आओ भाई, नेक्स्ट। हाल ही में किस नृत्य महोत्सव ने 24 घंटे नृत्य प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अभी एक नृत्य है जिसका मध्य प्रदेश के अंदर उस नृत्य को किया गया था, और उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 24 घंटे तक लगातार उस नृत्य को किया गया। वो नृत्य कौन सा है, आपसे ये पूछा है। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव, ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। मध्य प्रदेश में 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक नृत्य किया था। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता देता हूं क्या है, 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक 139 कलाकारों ने लगातार नृत्य किया था। किसमें? 51वां क्रम का जो खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि कथक नृत्य हो गया, एक भारतनाट्यम हो गया, कचुपड़ी हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। ठीक है, इन सबों को आध्यात्मिक सार के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, और उस पर प्रकाश डाला था किसने? मोहन यादव ने। प्रकाश कैसे सर? बेटी लेके प्रकाश डाला था। इन नृत्यों के बारे में उन्होंने चीजें बताई थी इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की जो टीम है उसने इसको मान्यता दी है, और अपनी बुक के अंदर इसको रिकॉर्ड किया है। लगातार 24 घंटे नृत्य किया है, 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड। ठीक है, खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ था 51वें क्रम का, कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां आयोजित की जा रही है? भाई इसका आयोजन हो रहा है 22 फरवरी से, इसका आयोजन हो रहा है, यानी आज से आयोजन हो रहा है। ठीक है, शुरू हो गया इसका आयोजन, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो इसके अंदर इसकी अध्यक्षता करेंगे। 22 फरवरी से महाराष्ट्र के पुणे के अंदर, कहां पर? महाराष्ट्र के पुणे, महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। 27वें क्रम की है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। कौन से क्रम की? 27वें क्रम की है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। परिषद के अंदर गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन व दीव और जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वो इसके अंदर शामिल होने वाले हैं, जिसके अंदर इनके मुख्यमंत्री होंगे, इनके प्रशासक होंगे, और इनके वरिष्ठ अधिकारी है वो इसके अंदर शामिल होंगे। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की। कब हुई थी? मैं वापस बता रहा हूँ, 1857 में क्रांति हुई थी, उसके 100 साल बाद में 1957 याद करने का ट्रिक है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदें अंतर्राज्यीय सहयोग की सुविधा प्रदान करती है, यानी जो मैंने अभी राज्यों के नाम बताए थे, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इनके मध्य अच्छे से ये भाईचारे के साथ रहे, आपसी सहयोग के साथ रहे, इसके लिए इसका गठन हुआ था 1957 के अंदर। और 27वें क्रम की इसकी बैठक है वो पुणे, महाराष्ट्र के अंदर आयोजित हो रही है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और ये 22 फरवरी यानी आज से इसका प्रारंभ हो रहा है, आज से इसका शुभारंभ हो रहा है। देखिए, आज से शुभारंभ हो रहा है तो आज ही पढ़ा दिया आपको। करंट का मतलब यही होता है, एक एक चीज को उसी दिन अपडेट करवा देना, डे बाय डे अपन पढ़ते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े टफ साइड में होते हैं। टफ साइड में वैसे ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन जीके में क्या करता है बच्चा, एक वैकेंसी में पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरी वैकेंसी में उस चीज को पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तीसरी वैकेंसी में उस चीज को पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो बोलेगा कि सर जीके में तो सब अच्छे थे, करंट अफेयर में। जीके आपने पढ़ा है भाई, 3 बार पढ़ा आपने, पिछली 2 वैकेंसी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपने वो पढ़ा तो है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीजें तो है, लेकिन करंट अफेयर तो बदलता रहता है, इसीलिए करंट अफेयर बच्चों को टफ लगता है। बाकी कोई टफ नहीं है, सीधा सीधा जीके से तो ईजी है यार, जो भी चीज होती है उसको पढ़ना है, क्या घटना हुई क्या नहीं हुई। बाकी तो जीके में उसके रिलेटेड चीजें आप पढ़ते ही हो, और करंट में अगर कोई चीज होती है तो उसको पढ़ना होता है, लेकिन उसका क्या अपन रिवीजन नहीं करते हैं, बार बार नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए डेली क्लास बहुत जरूरी है। और इसके अलावा इसकी रिवीजन के लिए पीडीएफ ले लेना, ये नंबर है 9887809083, ये मेरी टीम के नंबर है। आपको इस पर मैसेज करना है कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और एक बार मैसेज कर देना, फिर डेली के डेली आपको पढ़ा के ही मानेंगे, परेशान कर लेंगे आपको। डेली पीडीएफ आएगी, पढ़ो इसको पढ़ो इसको पढ़ो, पढ़ना है भाई, देखो नौकरी लगना है तो पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर क्लास में कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर आपने ये चीज़ पढ़ाई थी, हमारे समझ में नहीं आई थी, इसका कुछ करो, जस्ट अगले दिन उसका वापस आपको बता दिया जाएगा। अगली क्लास में सबसे पहले उसी चीज़ को बताया जाएगा, उसके आगे का बाद में पढ़ाया जाएगा। वैसे आज तक तो पिछले 6 महीनों में किसी ने शिकायत की नहीं है आपने कि समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है हम अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। जब तक आप गलती नहीं बताओगे तब तक तो हमें लगेगा ना हम सही पढ़ा रहे हैं, बताओगे आप तो हम उसमें सुधार कर लेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बातें बहुत कर ली आपसे। हाल ही में भारत को किस संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया? भारत को भाई एक संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया अभी,
और वो संगठन है समुद्री नौवहन सहायता एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसको शॉर्ट में IALA बोलते हैं। समुद्री नौवहन सहायता एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया भाई? भारत को चुना गया। अभी भारत को सिंगापुर के अंदर समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसको अपन शॉर्ट में IALA बोलते हैं, उसका उपाध्यक्ष चुना गया, यानी सिंगापुर के अंदर इनकी नियुक्ति की गई है। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के वर्तमान में सचिव कौन है? TK रामचंद्रन है। उन्होंने भारतीय प्रतिमंडल के रूप में भारतीय जो है उसका नेतृत्व किया था। भारत मुंबई में IALA परिषद की बैठक होगी दिसंबर 2025 में। इसके अलावा IALA सम्मेलन होगा, जो महासभा होगी वो सितंबर 2027 में होगी। दोनों की मेजबानी भारत कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या बताया मैंने? IALA परिषद की बैठक दिसंबर 2025 के अंदर होगी। IALA सम्मेलन और महासभा सितंबर 2027 में होगी। दोनों की अध्यक्षता भारत करेगा। और भारत को क्या चुना गया है? इस संगठन का, IALA संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। सिंगापुर के अंदर कल एक मीटिंग थी जिसके अंदर इनको चुना गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। परिषद और बैठक होगी दिसंबर 25 में, और महासभा या सम्मेलन होगा 2027 के अंदर। दोनों की मेजबानी कौन कर रहा है? अपना प्यारा भारत कर रहा है। ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, दिमाग के किसी कोने में इस चीज को अच्छे से फिट कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आएगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में मैसाचुसेट्स के गवर्नर द्वारा प्रशस्ति पत्र से किसे सम्मानित किया गया? मैसाचुसेट्स का गवर्नर है, उन्होंने एक प्रशस्ति पत्र से, गवर्नर कौन है? मेरा हीली उनका नाम है। क्या है? मेरा हीली। उनके द्वारा एक अवार्ड दिया गया है, ठीक है, एक प्रमाण पत्र दिया गया है भारत के किसी एक नागरिक को। किसको दिया गया है? नीता अंबानी को दिया गया है। मुकेश अंबानी की जो अर्धांगिनी है, मुकेश अंबानी के जो गृह मंत्री हैं नीता अंबानी, उनको दिया गया है, ठीक है। मोरा हीली द्वारा विजनरी लीडर एंड ग्लोबल चेंज मेकर के रूप में मान्यता दी है। किसके रूप में? विजनरी लीडर एंड ग्लोबल चेंज मेकर के रूप में। किसको मान्यता दी है? नीता अंबानी को। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और महिला सशक्तिकरण के अंदर बहुत अच्छा योगदान दिया है, जिसके चलते इनको यह सम्मान दिया गया है। नीता अंबानी जी को 2 इंपॉर्टेंट सम्मान इस साल दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाल ही में IBLA 2025 के अंदर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया किनको दिया गया है? नीता अंबानी जी को दिया गया है। कौन सा? IBLA 2025 के अंदर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया किसको दिया गया? नीता अंबानी जी को। विजनरी लीडर एंड ग्लोबल चेंज मेकर किसको के रूप में किसको मान्यता दी गई? नीता अंबानी जी को। किन्होंने दी? मेरा हीली के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा प्रोपकार और CSR के लिए USISPF ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 किसको दिया था? नीता अंबानी जी को। ये तीनों अवार्ड नीता अंबानी के बारे में इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी का नाम है नीता अंबानी। आप जानते होंगे, IPL देखने आती है? एक बैग लेके हाथ में, अच्छा सर, फिर वो बैग है वो इंस्टाग्राम पे आ जाता है कि इतने करोड़ का बैग था, इतने करोड़ की चप्पल थी, वही नीता अंबानी जी, ठीक है। जिनके अभी 1 साल बेटे की शादी चली थी, वही नीता अंबानी जी। हाल ही में सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, भारतीय। इस क्वेश्चन को कहीं भी घुमाया जा सकता है। अगर यहाँ भारतीय नहीं है, केवल तेज गेंदबाज पूछ ले तो आप क्या दोगे? उसका आंसर क्या है? वो है मिचेल स्टार्क। लेकिन पहले भारतीय बने सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी। अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, पहला मैच भारत ने अच्छे से जीत लिया बांग्लादेश से, और अब कल है वो पाकिस्तान से भिड़त है। पाकिस्तान तो जैसे न्यूजीलैंड से हार के आ गया और भारत से हार के बाहर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे पाकिस्तान को फ्री करना जरूरी था, बाकी के मैचों के अंदर पानी वानी पिलाने के लिए थोड़ा सही से स्टेडियम को मैनेज करें, हर चीज़ देखनी पड़ती है ना, तो ध्यान रखना है। मोहम्मद शमी बांग्लादेश के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी मैच के दौरान 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन के हैं। मोहम्मद शमी ने 104 मैचों के अंदर 200 वनडे विकेट हासिल कर लिए हैं। इनसे पहले ये रिकॉर्ड था, वो था अजीत अगरकर के नाम, जिन्होंने 133 मैचों के अंदर 200 विकेट लिए थे। लेकिन मोहम्मद शमी ने 104 मैचों के अंदर 200 विकेट ले लिए हैं, तो अजीत अगरकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बाकी अगर पूरी दुनिया के तेज गेंदबाज की बात करें जिसने सबसे तेज 200 विकेट लिए थे, वो मैंने बता दिए हैं, मिचेल स्टार्क उनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया के हैं मिचेल स्टार्क, आप जानते हो उनको अच्छे से। और शमी है वो वनडे क्रिकेट में 200 विकेट पूरे करने वाले भारत के 8वें तेज गेंदबाज बन गए हैं। कौन से? भारत के 8वें तेज गेंदबाज बन गए। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। आगे क्या है भाई? आगे कुछ नहीं है, आगे खत्म है। ये था 22 फरवरी 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके के साथ, डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करवाया।
अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, उससे क्या होगा, दिल खुश हो जाएगा। पीडीएफ इस नंबर से लेनी है, तरीका मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं मंडे को फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।